हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से नमस्कार और आप सभी को आपका अपना चैनल सुमन मैथ रिसर्च सेंटर में हार्दिक स्वागत है। साहब हम लोग तकरीबन पॉलीगन पे बात कर रहे थे और पॉलीगन के लगभग हम लोग कुल मिला के 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं और सभी को पता है, आप सभी अगर पढ़ते होंगे तो शायद आप बड़ी बातें जानते होंगे। जो मेरा वीडियो का जो लेक्चर है, वीडियो बनाने का जो माध्यम है, किसी भी टॉपिक को लेकर, जैसे हम आज पॉलीगन पढ़ रहे हैं तो पॉलीगन में पहले लेक्चर 1 पढ़े, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से जितना भी पॉलीगन का लेक्चर होगा सारे पॉलीगन के लेक्चर को एकदम सिस्टम से, एकदम पूरा बारीकी से समझाने का प्रयास किया जाएगा और कर भी रहे हैं। और मेरी पूरा यही कोशिश रहेगी कि आप लोग को अधिक से अधिक क्या हो सके, हमसे बेनिफिट हो सके, ठीक है ना। और जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन के माध्यम में जिस तरह से पढ़ते थे, इस तरह से और उसी तरह से अब उसी अंदाज में हम लोग यहाँ पर भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक बात तो हम हमेशा बोलते रहते हैं कि जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आप कॉपी पेन आपके पास रहेगा तो आप उस समय क्या कीजिएगा, हर एक पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोटबुक पे नोट कीजिएगा और क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर बाद में क्या करेगा, तो बाद में फिर रिपीट करने का मौका मिले, कभी प्रैक्टिस करने की मौका मिले तो क्या कीजिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा। नहीं, वीडियो फिर से नहीं देखना है, ठीक है ना। वीडियो फिर से नहीं देखना, बस आप कुछ जो लिखे चीज है उसको आप रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, बस 2 से 4 मिनट में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डील हो जाएगा। इसलिए बार बार बात बताते रहते हैं। जैसे वीडियो है 35 मिनट का, अगर वो चीज को आप कॉपी में नोट करते हैं तो आपका 5 मिनट पूरा क्लियर हो जाता है। यही मेरा माध्यम है समझाने का, इसलिए इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्या कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, ताकि जितना भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा वो पॉलीगन का हो, चाहे राइट एंगल का हो, चाहे वो सर्कल का हो, चाहे ट्रायंगल का हो, चाहे एनीथिंग, डजंट मैटर कि किसका डाल, बस कुछ भी हो, वो अर्थमेटिक से रिलेटेड हो या एडवांस से जुड़ा हुआ टॉपिक हो या डीआई डीएस से जुड़ा हुआ टॉपिक हो, आप सभी टॉपिक को एकदम बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। आज हम लोग पॉलीगन का लेक्चर 6 पढ़ने वाले हैं। पॉलीगन का लेक्चर कितना? आज हम लोग पॉलीगन का लेक्चर 6 पढ़ने वाले हैं। हम लोग तकरीबन कुल मिला के 5 लेक्चर, 1 2 3 4 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का पॉलीगन का लेक्चर 6 होगा। और इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पॉलीगन के लेक्चर 5 में, पॉलीगन का लेक्चर कितना है 5 में, ये जो लेक्चर था हम लोग को पूरा के पूरा बेस किस पे था, एसएससी पे। ये सारे के सारे जो आपका इसमें जो थ्योरी कवर करेंगे, हम लोग कवर किए थे, वो सारा का सारा थ्योरी एसएससी का बेस था, ठीक है ना। लेकिन आज का जो थ्योरी होगा भाई साहब, वो पूरा का पूरा किस पे होगा, कैट पे होगा, ठीक है ना। क्योंकि आज जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे वो कभी एसएससी ने आज तक पूछा ही नहीं है। अगर पूछा भी है तो कोई पूछा तो कैट पूछा, ठीक है ना, कैट में पूछा जैसे सवाल है, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह की थ्योरी पे भी आप क्या करेंगे, नजर गड़ाए रखेंगे और आपको एसएससी के आने वाले एग्जाम हो सकता है किसी भी सवाल पूछे, ठीक है ना। तो आपको अपने आप में अलर्ट रहना है, ठीक है ना। क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, आपको पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। आप किसी एक एग्जाम के माध्यम से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। कब क्या पूछ दे पता नहीं, ठीक है ना, कब क्या पूछ दे पता नहीं है। इसलिए आप अपने दिमाग में चीज बैठा के चले कि हमको सब कुछ पढ़ना है। एक बार आप कंप्लीट रूप से सारा थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर कंप्लीट रूप से आप क्या कीजिए, पूरा क्वेश्चंस बना लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो हम लोग लेक्चर 5 में क्या कहते हैं, रेगुलर। इसमें हम लोग रेगुलर हेक्सागन के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। इसमें हम लोग रेगुलर हेक्सागन के तमाम बातों के बारे में अध्ययन किए थे। लेकिन आज का जो टॉपिक होगा, जो कैलकुलस बेस्ड टॉपिक होगा, वो आपका होगा रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन क्या है तो क्या, रेगुलर ऑक्टागन क्या है तो सम अष्टभुज, और रेगुलर हेक्सागन का तो सम षष्ठभुज, ठीक है ना। और इसके बारे में आप लोग बड़ी बातें जान चुके हैं, अवगत हो चुके होंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर ऑक्टागन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पैसेंस बना के रखिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें मेरा हेडिंग होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल इन ए क्या, इन ए रेगुलर ऑक्टागन। जिस तरह से हम लोग लेक्चर 5 में पढ़े थे ना, उस तरह से यहां भी पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल्स in a
द वैल्यू ऑफ डायगोनल्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन, मतलब सम अशुद्ध में विकर्णों की मान निकालना, विकर्णों की मान निकालना कि कितना विकर्ण होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना होगा, इसका रेशियो कितना होगा, ठीक है ना। आज तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो मेरा आज का हेडिंग क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डायगोनल्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन। आज हम लोग सम अष्टभुज की बात करेंगे। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या हुआ, सम अष्टभुज, सम अष्टभुज, ठीक है ना, सम अष्टभुज हुआ, ठीक है। चलिए आप करते क्या, सबसे पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिगर में क्या है देखिए, एक दो थ्री साइड 4 5 6 7 8। देखिए साहब थोड़ा बहुत इस तरह से बनाते हैं ताकि आपको लगे कि सारा साइड क्या आपस में इक्वल। देखिए एक साइड 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 साइड हुआ। 8 साइड का है तो ऑक्टागन, लेकिन ये तमाम साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये तमाम साइड आपस में क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर ऑक्टागन, सम अष्टभुज बोलेंगे, ठीक है ना। रेगुलर ऑक्टागन मतलब क्या, सम अष्टभुज, सम अष्टभुज। सम अष्टभुज करने का मतलब क्या हुआ कि सभी 8 भुज आपस में क्या है, सम अष्टभुज का मतलब करने का मतलब क्या हुआ, समिस बराबर, अष्टभुज मतलब क्या होता है, अष्टभुज 8, भुज भुजा, वैसा वैसा बहुभुज जिसका सभी भुजा, सभी के सभी भुजा आपस में क्या क्या हो बराबर, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी सही भुजा आपस में बराबर, उसे हम लोग रेगुलर, मतलब उसे हम लोग रेगुलर करते हैं, रेगुलर पॉलीगन करते हैं, ठीक है ना। वैसा बहुभुज जिसके सही भुजा आपस में क्या हो बराबर, उसे हम लोग रेगुलर पॉलीगन करते हैं। और जिस भी, अब उसका नाम पूरा क्लियर कर दें कि रेगुलर ऑक्टागन है या रेगुलर फिर हेक्सागन है, ठीक है ना। तो वहां पे बात होगी, वहां पे साइड क्या हो जाएगी आपस में बराबर, जैसे 8 भुजा है तो बराबर हो गया तो रेगुलर ऑक्टागन कहेंगे, 6 भुजा है बराबर हो गया तो क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा बहुभुज जिसका 8 भुजा आपस में क्या हो बराबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम अष्टभुज कहेंगे। इसके सही भुजा आपस में क्या बराबर है। पहले हम बात करते हैं डायगोनल की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए डायगोनल कैसे निकलता है, डायगोनल हमेशा 2 पॉइंट को मिलाने से बनता है, डायगोनल हमेशा 2 पॉइंट को मिलाने से बनता है, आप लोग इस बात को जानते होंगे, ठीक है ना। देखिए यहां से एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, ये एक डायगोनल हो गया, और ये भी डायगोनल हो गया, और ये भी क्या हुआ डायगोनल, ठीक है ना। आप डायगोनल हो गया, आप तो मिला नहीं सकते, पहले से मिला होगा, अब देखिए यहां से मिलाइए, एक डायगोनल ये हो गया, 2 3 4, फिर यहां से मिलाएगा 5, फिर देखिए यहां से मिल चुका है, इसको ऐसे मिलाएंगे 1 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, 2 है, अब इसको ऐसे मिलाए 3, इसको ऐसे मिलाए 4, यहाँ पे मिलेगा भाई साहब, और इसको ऐसे मिला दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको फिर क्या कीजिए, इससे मिला दिए हैं, इसको इससे मिला ही दिए, इससे मिलाए फिर इससे, ठीक। अब यहाँ पे इसको ऐसे मिलाइए, फिर इसको आप ऐसे मिलाइए, इससे मिला होगा, और फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। इसको ऐसे नहीं मिला, ठीक है। मतलब देखिए इस रेगुलर ऑक्टागन में कुल मिला के कितना विकर्ण होगा मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन आपको पता होगा, क्यों, क्योंकि तो आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। आप मुझसे ज्यादा आपको पता क्यों, क्योंकि आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, सारा बात बता चुके हैं, प्रूफ करके बता चुके हैं। तो आप लोग पहले बताइएगा, बाद में तो बताएंगे, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, बताइए नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, इस सम अष्टभुज में नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा बताइए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n * n - 3/2 होता है। बताइए सम अष्टभुज है, इसमें भुजा कितना 8 होते हैं, n का मान कितना हो गया, 8 हो गया, 8 पुट कीजिए, 8 गुने 8 में से 3 कहता 5 अपन कितना 2 2 चौके 8 5 चौके 20, मतलब ये इसमें टोटल कुल मिला के मतलब कितना डायगोनल हो गया, 20 डायगोनल हो गया, 20 विकर्ण हो गया। लेकिन क्या ये 20 के 20 बराबर है, नहीं बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे एक देख लिए कि इस रेगुलर ऑक्टागन में कुल मिला के 20 डायगोनल्स है, और 20 के 20 आपस में बराबर है, ये नहीं कदापि नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कम हुआ है तो ये हो गया, फिर ये है, कहीं ना कहीं आपस में कुछ ना कुछ छोटा कुछ बड़ा है। अगर आप 20 डायगोनल की बात करेंगे ना तो 12 ऐसे डायगोनल होगा जो सबसे छोटा होगा,
12 सबसे छोटा डायगोनल होगा, ठीक है, सबसे छोटा कितना होगा 12 हो जाएगा। फिर 4 उससे बड़ा होगा, 4 बीच वाला डायगोनल कह सकते हैं, और 4 जो होगा ना सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। आप इसको कह सकते हैं मध्यम, ठीक है ना, मध्यम। मतलब इसमें जो 20 का फॉर्मूला है ना, इसमें 12 डायगोनल सबसे छोटा होगा, 12 सबसे छोटा, उससे बड़ा 4 होगा, और सबसे बड़ा कितना होगा 4 होगा। तो अभी तो 12 4 16 16 4 20 कुल मिलाकर कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है ना। तो 12 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा 4 होगा, और सबसे बड़ा कितना होगा 4 होगा। लेकिन साहब मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा तो ये बनता है कि जो बड़ा विकर्ण होगा या छोटा विकर्ण होगा, मिडिल वाला विकर्ण होगा, उसका लेंथ कितना कितना होगा, वो आज मुद्दा होगा, ठीक है ना। आज का मुद्दा होगा कि जो सबसे बड़ा विकर्ण होगा, सबसे छोटा विकर्ण होगा, फिर मिडिल वाला विकर्ण होगा, उस सबके लेंथ कितना होगा, उस सबका लेंथ निकालना ही आज का मेरा मकसद होगा, ठीक है ना। और इससे पहले वाले लेक्चर में 5 में बता चुके हैं कि रेगुलर हेक्सागन में सबसे छोटा विकर्ण की लंबाई क्या होगा, सबसे बड़ा विकर्ण की लंबाई होगा, सारा तमाम बात आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तमाम बात आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या मतलब पूरे बात बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग इस बात पे भी गौर कीजिएगा। और इतना ही नहीं, जब भी आप मेरा लेक्चर देखिएगा, जब भी आप मेरा लेक्चर, अगर आप लेक्चर 6 को देख रहे हैं तो कहीं लेक्चर 6 को देखने से पहले आप मेरे लेक्चर 1 देखने का प्रयास कीजिएगा, लेक्चर 2, लेक्चर 3, 4, मतलब जब तक आप पूरे का पूरा लेक्चर मेरा नहीं देखते तब तक आपको बिल्कुल मतलब पूरा का पूरा 100% समझ में नहीं आएगा। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आप लेक्चर देखिएगा तो कहीं भी पूरा एकदम सिस्टम देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आए, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुल मिलाकर कितना डायगोनल हो गया 20 हो गया, जिसमें सबसे छोटा 12, उससे बड़ा 4, और सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोग भली बात इस बातों को क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आप लोग भली बात इस बातों को समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह। देखिए हम लोग, देखिए साहब, हम लोग रेगुलर ऑक्टागन में डायगोनल जाने की डायगोनल कितना होगा तो 20 होगा कुल मिलाकर। 12 सबसे छोटा डायगोनल होगा, उससे बड़ा 4 होगा, और सबसे बड़ा 4 होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। आप मुझे बताइए इस रेगुलर ऑक्टागन का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, भली बात है आपको पहले से जान चुके हैं, ठीक है ना। कि प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है बताइए मुझे, n-2 गुणे 180 अपॉन कितना होता है, l होता है, यही ना। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुणे 180 बटे, जो कि आपको पहले बता भी चुके हैं और प्रूफ भी करके दिखा चुके हैं, ठीक है ना। बताइए इसमें कितना साइड, 8 साइड है, तो इनका मान कितना 8 रखेंगे, ठीक है ना। तो 8 में 2 कहते कितना, 6 गुणे 180 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 गुणे 8, 3 दूनी 45 होगा, 45 से कितना 135, मतलब इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 135 डिग्री। मतलब आंतरिक कोण कितना 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135, मतलब इसके प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा 135 डिग्री। और क्या आप नहीं जानते हैं, किसी भी वो पॉलीगन, कोई पॉलीगन हो, रेगुलर चाहे पॉलीगन है, सिंपल हो, ठीक है ना, उसमें उसके एक अंतःकोण, एक आंतरिक कोण और एक बहिष्ठ कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बताइए अगर इसके आंतरिक कोण 135 है तब तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, तब तो प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, बताइए प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। वैसे भी अगर आप इसको चाहते निकालो तो आराम से निकाल सकते हैं, 360 का कोण ही नहीं होता है, आप इनके मान कितना 8 रखिए, ठीक है ना। तो 45 से कितना, तो 360 होगा ना। मतलब इस तरह से आप अगर आप फार्मूला भी अप्लाई करते हैं तो आपका आंतरिक प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना आ रहा है 45 ही आ रहा है। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हमेशा आंतरिक कोण और बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, यह कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप मुझे बताइए इसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितना आ गया 135, प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना 45 है। तो बताइए दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 135 डिग्री इस टू कितना 45 डिग्री, 45 दिया 135, 3 अनुपात 1 हो गया। मतलब ये
कि इस रेगुलर ऑक्टागन के समचतुर्भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बहिष्कोणों का क्या होता है? 3 गुना होता है। बहिष्कोणों का 3 गुना होता है, मतलब बहिष्कोणों का 3 गुना होता है। अगर आपको कोई सवाल करे कि बताइए ऐसा कौन सा रेगुलर पॉलीगन है जिसका आंतरिक कोण बहिष्कोणों का 53 गुना होता है, मतलब 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना होता है, तो क्या हो जाएगा? कुछ और नहीं, आपका रेगुलर ऑक्टागन हो जाएगा, रेगुलर ऑक्टागन हो जाएगा। तो हम लोग वही प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बहिष्कोण का रेशियो निकाले कितना 3:1 का होगा। लेकिन आप मुद्दा की बात ये बनेगा कि इसका योगफल होगा, आंतरिक कोण का कितना होगा, बहिष्कोण का कितना होगा, उसका रेशियो कितना होगा, उस तमाम बात पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे, अब बताइए मुझे कितना कोण, 1 2 3 4 5 6 भुजा तो 6 कोण बनेगा। तो बताइए एक कोण का योगफल कितना? 135 है ना। एक कोण कितना है? 135 डिग्री। तो प्रत्येक कोण का मतलब सभी के सभी कोणों का कितना हो जाएगा? इसका आंतरिक कोणों का योगफल कितना हो जाएगा बताइए मुझे। अरे 135 गुणा 8 भी कर सकते हैं ना, या फिर आप क्या कीजिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला कभी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 गुणे 180 होता है ना। 3 का मान कितना? 8 हो जाएगा। 8 - 2 गुणे कितना? 180। 6 गुणे 180 कितना हो जाएगा? 8 6 180, 180 डिग्री। यहाँ पे 135 आपने कीजिएगा तो बात तो क्या होगा, बराबर पड़ेगा, ठीक है ना। या तो आप 135 गुणे 8 कर लीजिए, या इस फॉर्मूला पे क्या कीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, आपका आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए इस रेगुलर ऑक्टागन के सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है? 1080 है। और बताइए कोई भी हो वो रेगुलर है क्या इरेगुलर, ठीक है ना। लेकिन मुद्दा ये बनता है कि इसके बहिष्कोणों का योगफल कितना होगा? हमेशा 360 डिग्री होगा। वो रेगुलर हेक्सागन हो या वर्ग हो या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर ऑक्टागन हो, सभी रेगुलर पॉलीगन का हमेशा बहिष्कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। कितना होगा? 360 डिग्री। हाँ, ये आंतरिक कोणों का योगफल बदल सकता है साहब, ये आंतरिक कोणों का योगफल बदल सकता है, लेकिन बहिष्कोणों का योगफल कभी बदलता नहीं है, वो कभी नहीं चेंज होता है। जिस तरह से हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी कर्म बदलता नहीं, कभी चेंज नहीं होता, ठीक उसी तरह से यहाँ भी बहिष्कोणों का योगफल 360 होता, कभी चेंज नहीं होता, कभी आपको धागा नहीं देगा, ठीक है ना, ये कभी धागा नहीं देगा। अब बताइए यहाँ पे बहिष्कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? इसके बहिष्कोणों का सम कितना हो जाएगा बताइए? बहिष्कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? योग 360 डिग्री। बहिष्कोणों का कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब बताइए आंतरिक कोणों का योगफल कितना है? 1080। बहिष्कोणों का कितना है? 360। अब इसका हम रेशियो निकालना है, अनुपात कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री इस टू कितना? 360 डिग्री। काटेगा तो कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। पता है साहब, देखिए वहां पे प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बहिष्कोण लिए रेशियो 3:1 में किया है, यहाँ पे आंतरिक कोणों का योगफल लिए, बहिष्कोणों का योगफल लिए और फिर रेशियो निकाले, तो रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कदापि नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहिष्कोणों पर कोई इफेक्ट, यहाँ पे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो वहाँ पे जो प्रत्येक बार जो रेशियो होता है 100 और यहाँ पे जो रेशियो है 100, दोनों का रेशियो आपस में क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है, दोनों रेशियो आपस में हमेशा इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो आपका बनाया हुआ हमेशा क्या होगा? सरासर गलत हो जाएगा। हमेशा रेशियो क्या होता है? हमेशा रेशियो इक्वल ही होता है, हमेशा रेशियो हमेशा इक्वल होता ही होता है, ये फिक्स बात है, ये कांस्टेंट है कि वहां पे जो रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ भी होगा। 3:1 है, वहां भी 3:1 कितना होगा? 1 ही होगा। चलिए तो साहब आप लोग इतना भली बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जो पढ़ाने का मकसद है, यहाँ पे जो टाइम टेबल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमेशा बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक पढ़ पाए, ठीक है ना, अधिक से अधिक क्या कर सके, अधिक से अधिक एनर्जी अर्न कर सके पढ़ाई के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए अगला मुद्दा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका हुआ रेगुलर, ओ माय गॉड,
ये रहा आपका रेगुलर ऑक्टागन। अब बताइए इसमें भुजा क्या हुआ, 8 हुआ और सही भुजा बराबर है। इसका परिमिति क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 8 गुणे भुजा 8 हो जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, 2 × √2 + 1 × a² हो जाएगा। लेकिन अभी हमको पेरीमीटर और एरिया में बात नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए साहब आपको बता रहे अभी हम लोग पॉलीगॉन को अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इसी पॉलीगॉन को हम बाद में किसमें पढ़ेंगे पता, मेंस्ट्रुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए पॉलीगॉन आपको मेंस्ट्रुएशन में ही पढ़ना है और पॉलीगॉन आपको ज्योमेट्री में भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का अंदाज वहां पे अलग होगा। वहां पे एरिया रिलेटेड बात होगा, वहां पे पेरीमीटर से जुड़ा हुआ बात होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंगल से जुड़ी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो पॉलीगॉन अभी खत्म नहीं हुआ, ये पॉलीगॉन अभी हम लोग ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। वहां जो पॉलीगॉन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन में, जो पॉलीगॉन पढ़ेंगे वो पॉलीगॉन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन की तरह पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे हम लोग कि एरिया बेस क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बेस पे हम लोग क्या पॉलीगॉन को अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि इसके आंतरिक कोणों का योगफल और बहिष्ठ कोणों का योगफल अनुपात 3 अनुपात है, ठीक है। प्रत्येक आंतरिक कोणों और प्रत्येक बहिष्ठ कोणों का अनुपात कितना, 3 अनुपात 1। डायगोनल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जिसमें 12 सबसे बड़ा, 4 उससे बड़ा और 4 सबसे बड़ा, तब तो कुल मिला के 12 4 16 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आप लोग जरूर ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बात करके मुद्दा की बात आगे करते हैं, ठीक है। देखिए अब होता क्या है कि इसमें 12 सबसे बड़ा हो जाएगा, 12 सबसे छोटा होगा, फिर एक तरफ ये हो गया, ये इस तरह का डायगोनल जो भी दिखाई देगा ना वो सबसे छोटा हो जाएगा, फिर एक डायगोनल ये होगा और एक डायगोनल ये हो जाएगा। पता है साहब ये डायगोनल सबसे छोटा हो जाएगा, ये डायगोनल सबसे छोटा होगा और ये डायगोनल उससे बड़ा होगा, ये मिडिल बड़ा होगा, मिडिल साइज डायगोनल, और ये सबसे बड़ा होगा, ठीक ना। ये हो जाएगा सबसे बड़ा विकर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ा डायगोनल होगा। ये सबसे छोटा विकर्ण होगा। देखिए आपके मास्टर 12 कहां से आएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 को, इस तरह से करेंगे तो 12 और कुल मिलाकर कितना आता है, 12 आता है। इसमें कुल 20 है, जिसमें 12 सबसे छोटा होगा, 4 से बड़ा होगा, 4 सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए आप मुद्दा की बात करते हैं। अब छोटा विकर्ण की लंबाई कितना होगा, मीडियम साइज वाला विकर्ण की लंबाई कितना होगा और सबसे बड़ा विकर्ण की लंबाई कितना होगा, यही आज का मुद्दा होगा साहब। मेरा आज का मुद्दा जो होगा कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे मीडियम साइज वाला जो डायगोनल होगा उन सबका लेंथ निकालना ही आज हमारा मुद्दा होगा। और पता है आपको हमेशा कैट ने जब भी पूछा तो इन्हीं तीनों का बेस सवाल पूछा, ठीक है ना। वो कभी नहीं पूछेगा कैट में कि इसका डायगोनल कितना होगा, इसका विकर्ण कितना होगा, इसका आंतरिक कोण और बाह्य कोण का रेशियो कितना होगा। पूछता है और पूछेगा, लेकिन ये कभी नहीं पूछेगा कैट। पूछेगा भी तो आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछने का प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन कैट कभी ऐसा नहीं पूछेगा। और कैट में सवाल आएगा भी तो उसके डायगोनल के जो लेंथ है ना, लेंथ से जुड़ा सवाल पूछेगा, ठीक है ना। कि बड़े विकर्ण के अकॉर्डिंग डायगोनल का एक स्क्वायर बनाएंगे तो उसका एरिया कितना और उसका पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इसी पे बात करने वाले हैं। इसलिए पहले बता दिए कि आज का जो टॉपिक, आज का जो लेक्चर हो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप लोग एकदम गौर से, एकदम पैसेंस रख के पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आज हम लोग इसकी बात करेंगे, लेंथ की बात कितना हो जाएगा। देखिए छोटा कितना 12, उससे बड़ा कितना 4 और सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा आपको जगह 4 हो जाएगा। हम लोग पहले केस नंबर फर्स्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डायगोनल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डायगोनल इन ए रेगुलर ऑक्टागन, इन ए रेगुलर ऑक्टागन। दिखाई दे रहा है यहाँ तक। आज का मुद्दा हम लोग को होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डायगोनल इन ए रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है ना। मतलब रेगुलर ऑक्टागन में सबसे छोटा विकर्ण की लंबाई निकालना, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं, ये नाम मेरा रेगुलर ऑक्टागन रहा, ठीक है ना। और इस रेगुलर ऑक्टागन का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, 135 डिग्री। देखिए यहाँ से यहाँ जो मिला है ना, यही आपका सबसे छोटा विकर्ण होगा, ठीक है ना। आप बताइए अगर ये रेगुलर ऑक्टागन है तो इसके सभी साइड आपस में क्या हो जाएगा, इसके सभी साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना।
इस रेगुलर ऑक्टागन के सभी साइड आपस में क्या बराबर होंगी, मतलब ये होगा तो भी क्या हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ये भी आपस में, मतलब कुल मिला के सभी साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से ये कितना ये है, ये कितना ये है, और ये कितना है 135, और आपको इसी x का मान निकालना है, इसी क्या बोलते हैं ab का मान निकालना, a b और c मान लेते चल रहे, ठीक है ना, मान लेते ये है, ये b है और c, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, x y z भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताइए हमको इस डायगोनल की वैल्यू निकालना है, इस डायगोनल की वैल्यू निकालना है। क्या साहब आप लोग हमको साइन में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, आप लोग हमको साइन में पढ़ा चुके हैं, या आप हमसे कोसाइन में नहीं पढ़े तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बस समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। आप बस ध्यान रखिए कोसाइन में हम लोग क्या करते हैं, कोसाइन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, बस आप लोग इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दो साइड पता है और बीच का एंगल पता है, तो तीसरी भुजा हमेशा निकालने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, cos का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे cos कितना हो जाएगा 135 डिग्री, तो cos 135 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस तीसरा भुजा का स्क्वायर बटे 2 गुने a गुने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको पता हो कि cos a का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। क्या आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हो, ठीक है ना, हमेशा हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि अगर cos का इस्तेमाल तभी करेंगे जब दो भुजा पता हो और बीच का एंगल दिया है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमेशा हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, cos का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, cos का इस्तेमाल करेंगे। तो cos a बराबर क्या होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पर 2b हो जाएगा, या cos b अगर कोई आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। बस आप इस बात को याद रखिए ना, ठीक है ना, बस इस बात को याद रखिए, ज्यादा मतलब माथा पीछे नहीं करना है। यहाँ और इतना ही नहीं, इसको प्रूव भी किए थे, प्रूव भी करते हम लोग, ठीक है ना। अगर आप प्रूफ नहीं जानते तो कोई बात नहीं, बस आप इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि अभी हम काम की बात कर रहे हैं, अभी हम छोटे डायग्राम के हम लोग लेंथ निकालने चल रहे हैं, ठीक है। कितना देर हो गया, 27। आप मुझे एक बात बताइए, cos 135 का मान कितना होता है, वो -1/√2 होता है, -1/√2 होता है। देखिए अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि वहां पे cos 135 मान कितना होगा, -1/√2। कैसे होगा आपको दिखा रहे हैं। आप cos 135 को cos 180 - 45 को लिख ही सकते हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट में cos नेगेटिव होता है और 180 से चेंज होता ही नहीं, ये पाई या 2 पाई से चेंज नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा, -cos 45 डिग्री, और cos 45 का कितना होगा 1/√2, तो -1/√2 होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग को बस पता होना चाहिए कि cos 135 का मान कितना होगा, -1/√2 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेगा तो वहां पे आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि इसका मान इतना क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है, पॉजिटिव क्यों होता है, बस आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना। अब ये स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर अपॉन कितना 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अब टूटने वाला नहीं है ना, बस इसको यहीं पे छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, बस आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। यही आपका सबसे छोटा विकर्ण की जब भी लंबाई निकाल रहा है तो क्या कीजिएगा, कहीं ना कहीं उसका भुजा पता होगा, भुजा पता रहेगा, आप जब भी आपको अगर निकाल रहा है छोटा विकर्ण की लंबाई तो आपको भुजा पता होगा, भुजा का मान रखिएगा, डायरेक्ट आपको वहां पे सबसे छोटा डायगोनल की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको छोटे डायगोनल की लंबाई निकालना है तो आपको ये बात याद रखना है कि -1/√2 बराबर 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप इस फॉर्मूले पे सेटअप करेंगे ना तो वहां पे आपको सबसे छोटा विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी, सबसे छोटा विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी, मतलब सबसे छोटा विकर्ण निकालने का प्रोसेस यही रहा, ठीक है ना। सबसे छोटा विकर्ण निकालने का मेरा प्रोसेस यही है। आप इस पे डालेंगे, इस पे जैसे ही भुजा फेंकेंगे ना डायरेक्ट विकर्ण निकल जाएगा। जैसे इसमें भुजा की लंबाई अगर आप सेटअप करते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगा, सबसे छोटा विकर्ण की क्या बोलते हैं लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग छोटा विकर्ण की लंबाई निकाले, अब मिडिल वाला विकर्ण की लंबाई निकालने का प्रयास करेंगे। सर इसमें 2 बार चर मान है, हाँ 2 बार चर मान का वैल्यू तो कैसे, देखिए इसमें ये भुजा है ना, ये यहाँ पे क्या हुआ साइड हो गया, यहाँ भी साइड यहाँ भी साइड, दो चर है तो एक चर का मान देगा तो ये निकल जाएगा ना आपको। जैसे मान लेते एक मान लेते 2 होगा, मान लेते सपोज दैट, तो -1/√2 बराबर कितना हो जाएगा
2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 गुने 2 का स्क्वायर। बताइए x का मान क्या निकलेगा? अब जो भी मान निकलेगा किसका निकलेगा? x का निकलेगा। या आपका विकर्ण देके साइड पूछ सकता है, वहां पे आप निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बस यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, जब इस पे हम लोग बेस सवाल करेंगे तो वहां पे और चीजें ये चीजें क्या होगी क्लियर होते चली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बात करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल साइड डायगोनल्स। मिडिल साइड डायगोनल्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है ना। मतलब एक रेगुलर ऑक्टागन में मिडिल साइड वाला जो डायगोनल उसकी लेंथ निकालना, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल साइड डायगोनल्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन। देखिए लेंथ यहां पे लिख दीजिए, ठीक रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ मिडिल साइड डायगोनल्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है ना। लेंथ मतलब यहां पे क्लियर हो रहा है कि लंबाई की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप पहले वाला जो केस लिए फर्स्ट था ना, पहला केस और सेकंड केस में भी क्या लिखेगा? फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डायगोनल्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन। और सेकंड केस में भी क्या लिखेगा? केस नंबर 2 में फाइंड द लेंथ ऑफ मिडिल साइड डायगोनल्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन। मतलब एक रेगुलर ऑक्टागन में समअष्टभुज में मिडिल साइड जो मध्यम साइड वाला जो डायगोनल है उसकी क्या करना है? लंबाई निकालना। यहाँ पे लिखे ना लेंथ, यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे वैल्यू से अच्छा आप लेंथ लिखेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू से अच्छा लेंथ ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं केस 1 में भी क्या कीजिएगा? वहाँ पे वैल्यू जाके लेंथ कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये ना आपके पास रेगुलर ऑक्टागन, ये आपके पास रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर ऑक्टागन करने का मतलब है साइड में आपस में क्या बराबर है, सभी साइड आपस में क्या इक्वल है, ठीक है ना। अब हमको मिडिल साइड का लंबाई निकालना है, यही तो निकालना है, इसी का लंबाई निकालना है। ये मिडिल साइड हो गया। अब सबसे बड़ा साइड ये हो जाएगा। अब बताइए ये 135, ये भी कितना 135 हो जाएगा साहब। 135 हो जाएगा। इसे हम अभी तो जस्ट पढ़े ना कि इस प्रत्येक समअष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है? 135 डिग्री। और एक मुझे आप बात बताइए, यहाँ से एक लंब डालते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं? लंब डालते हैं, ठीक है। अगर 135 होगा तो 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ये देख पा रहे हो ये कितना है? ये साइड सब मुझे आपस में क्या है? बराबर है। आप मुझे एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए, बात बताइए। देखिए साहब ये जो आप देख पा रहे हैं ना A B C D, ये A है, ये भी क्या है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी ये। अगर A मान लो सब भुजा में क्या होगा? A हो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है ना। आप मुझे एक बात बताइए कि ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं ना ABCD, ये ABCD कुछ और नहीं भाई साहब, ये ABCD आपका कुछ और नहीं। ABCD आपका ABCD ये क्या होगा? रेक्टेंगल। ये ABCD कुछ और नहीं है, आपका रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ये ABCD कुछ और नहीं है, क्या हो जाएगा? आपका आयत हो जाएगा। मतलब ये अगर ये होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और पता है साहब आपको, ये जो आप ट्रेनर को देख पा रहे हैं, पता है ये जो देख पा रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं, ये आपका ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आप बताइए अगर ये रेक्टेंगल होगा तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है और ये 135 तब तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अरे भैया 135 है जिसमें 90 तो 45 हो जाएंगे, ये 45 ये 90 तो ये कितना? 45 हो जाएगा ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो छोटे ये जो देख रहे हैं मुंडा वाले ट्रायंगल को, ये क्या हो जाएंगे? ये कुछ और नहीं है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं कि रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण कितना होता है? प्रत्येक एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, और ये कुल मिला के 135 है, तब तो ये 45 हो जाएगा। ये 90 ये 45 तब तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए अगर ये आए थे तो आमने सामने भुजा बराबर, हमको इसी का लंबाई निकालना है, हम एमएन मान लेते, ठीक है ना। आपको एमएन का मान निकालना है, ठीक है, आपको एमएन का मान निकालना है। तो आप मुझे बताइए आपको एमएन का मान चाहिए ना?
तभी तो आपका मिडिल साइड में जो डायगोनल उसका लेंथ निकल जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये 45, ये 45 और एक को 90, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। और आपको ये अगर आप इस साइड को निकाल लेते हो, अगर आप इस साइड को निकाल लेते हो और सबको जब ऐड करते हो तो क्या वहां पे आपको मिडिल साइड डायगोनल ट्रायंगल नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, ये 90, ये क्या है? ये 90 के सामने क्या होगा? कर्व होगा। और ये क्या है? बेस है, आधार है। तो बताइए, हमेशा बेस और ये हाइपोटेनस, आधार और कर्व में किसका संबंध निकलता है? कॉस का। तो आप मुझे बताइए, आप यहाँ से निकाल पाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताइए, इस 45 के लिए, इस 45 के सामने क्या हो जाएगा? ये 45 के सामने क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएंगे, ये क्या हो? कर्व होगा। तो यहाँ पे लंब और कर्व में किसका संबंध निकलता है? साइन का। तो बताइए, साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, साइन 45 बराबर क्या होगा? या cos 45 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से आप निकालोगे तो आधार और कर्व का संबंध निकलेगा, अगर यहाँ से निकालोगे तो लंब और कर्व का संबंध निकलेगा। तो बात बराबर पड़ेगा, कोई दिक्कत। आप साइन 45 का भी निकाल सकते हैं या cos 45 का भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos साइन 45 के लिए क्या हो जाएगा? लंब का मान कितना होगा? ये bm मान लेते हैं, mb कर लेते हैं, ठीक है ना। और कर्व कितना ही हो जाएगा? 1/√2 बराबर कितना? mb/a हो जाएगा। तो यहाँ से mb का मान कितना है बताइए? a/√2 हो जाएगा, a/√2। मतलब ये इसका मान कितना निकल गया आपको? a/√2। तो यहाँ भी आपको कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। a अगर यहाँ से आ लें तो a/√2, तो ये भी कितना हो जाएगा? सेम का लंबाई कितना हो जाएगा? a/√2 हो जाएगा। और बताइए, आपको a1 का मान निकालना है, तो a1 बराबर आप क्या लिख सकते हो? mb प्लस ये bc आप प्लस cn हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। बताइए, आप m1 को क्या लिख सकते हैं? mb प्लस bc आप प्लस cn नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताइए, mb का मान कितना है यहाँ पे? a/√2, तो a/√2, ठीक है, प्लस bc का मान कितना? a है, प्लस cn का मान कितना? a/√2, ठीक है, a/√2 है, ठीक है, a/√2। यहाँ पे cos 45 भी करके निकाल सकते थे या sin 45 भी करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होता है कि थीटा के अनुसार एंगल के अकॉर्डिंग आपका लंब जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है ना भाई साहब, आपस में क्या होता है? चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये बात आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता भी होगा और 10th क्लास में आपको बताया भी होगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट बहुत जल्दी फास्टली कीजिए, आपको कितना हो जाएगा? a/√2 और प्लस a/√2, इसको साथ रखते प्लस a हो जाएगा। तो ये √2 हो जाएगा, a कितना? 2a हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। ये √2 से कटेगा ना, तो कितना? √2a प्लस a हो जाएगा। मतलब मिडिल साइड डायगोनल की लेंथ कितना निकल गया? मिडिल साइड डायगोनल की लेंथ कितना निकल गया भाई साहब? √2a प्लस a निकल गया। मतलब ये जब भी कभी भी किसी भी ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन की भुजा दिया जाए और पूछे कि मिडिल साइड डायगोनल की लेंथ कितना होगा, तो यहाँ भुजा का मान जैसे फिट कीजिएगा डायरेक्ट इसके मिडिल साइड डायगोनल की लेंथ निकल जाएगा। तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल पाओगे, पता रहेगा तब ना। तो आज पता चल गया होगा कैसे था। प्रूव भी कर रहे हैं हम लोग, प्रूव कर रहे थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस रट लो ऐसा कुछ नहीं करना, हम दिखा भी रहे कि क्या कहाँ से आता है, कैसे इसको ड्राइव हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इस तमाम बातों पर हम लोग मुद्दा देखिए, थोड़ा टाइम तो लग रहा है, ये बात हम समझ रहे हैं, टाइम तो लग रहा है कि भाई सब प्रूव कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर आप एक बार और समझ जाते हो तो फिर आपको दिक्कत लाइफ में कभी दिक्कत नहीं, एक टर्म तो क्या 7 दिन तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को माथा में बच्चे बांध लीजिए। तो हम आगे हम लोग मिडिल साइड डायगोनल की बात की है, मिडिल साइड डायगोनल की बात की है। अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट डायगोनल, ठीक है ना। लार्जेस्ट डायगोनल की बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग कहेंगे इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से वहां पे नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए साहब, आप अगर बात करेंगे कोई भी टॉपिक हो, जरूरी नहीं कि मुझे पॉलीगन सही से, मतलब आपको लग रहा है कि मास्टर को पॉलीगन आता होगा तो पॉलीगन का वीडियो बनाना, डायरेक्ट 1 बाय 1 करके बनाना, कोई बात नहीं, चिंता नहीं लेंगे। पॉलीगन हो या सर्कल हो, चाहे कुछ भी हो, मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का पोर्शन हो, चाहे एडवांस का पोर्शन, कुछ भी हो, पूरा का पूरा इतना पढ़ा देना साहब, इतना पढ़ा देंगे कि शायद मुझे नहीं लगा यूट्यूब पर उतना सिस्टम से कोई डाला होगा वीडियो, चाहे कितना भी गुणमान एक्सपर्ट क्यों हो, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं।
और एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया के किसी भी फैकल्टी के साथ पढ़ रहे मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग कहीं कि मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि आप मास्टर छोड़ा क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या पढ़ाए हम क्या पढ़ा रहे हैं, सब बात को जज कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी फैकल्टी के साथ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का अंदाजा जरूर होगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ डर है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वहाँ पे पुटअप नहीं किया, ठीक है ना, हो सकता है। और एक बात और बता रहे, अगर उससे ज्यादा नहीं होगा तो उससे कम भी नहीं सकता। आप किसी फैकल्टी की बात कर लीजिए, इंडिया का बेस्ट फैकल्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ऐसी बात नहीं कर रहे। देखिए हम लोग केस 1 देख लिए, केस 2 देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग केस 3 पढ़ने वाले हैं। केस 3 देखिए, केस 3 पढ़ने वाला लास्ट केस है। केस 3 में पढ़ेंगे फाइंड द लेंथ, नहीं वैल्यू नहीं, लेंथ पढ़ेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट डायगोनल्स इन ए रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है ना, रेगुलर ऑक्टागन मतलब एक समस्तुल में सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई निकालना। ये रहा आपका रेगुलर ऑक्टागन, ये रहा आपका रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है, ये रहा आपका रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। और आपका सबसे बड़ा डायगोनल यही हो जाएगा, ये होगा। और पता है ना सबसे बड़ा 4 होता है, उससे बहुत छोटा 4 होता है, और सबसे छोटा क्या होता है 12 होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखिए इसको मिलाते हैं, ठीक है, ये तो बीच वाला था ना, ये बीच वाला है और ये सबसे बड़ा है। हमको अगर इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो आपको यहाँ पे आपको ऐसे के मान निकालना है, क्योंकि यही जो डायगोनल है ना, यही सबसे बड़ा डायगोनल है, ठीक है ना, यही सबसे बड़ा डायगोनल है। तो आप मुझे बात बताइए, ये को कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि पूरा कितना होता है 135, तो ये 45 आते कितना 90 नहीं होगा भैया? अरे भैया ये 45 था, केस में देखिएगा वहां पे ये 45 से क्या 90 नहीं होगा? बिल्कुल 90 होगा। अब बताइए ये मिडिल साइड डायगोनल का लेंथ कितना निकाले हैं? √2a + a निकाले है ना। अरे भैया √2a + a निकाला है ना, हमको इसका लेंथ निकालना है, AC का लेंथ निकालना है। तो आप त्रिभुज ABC की बात कीजिए, तो त्रिभुज ABC में B कोण कितना है? B है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 के सामने क्या होगा? तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अरे भैया कर्ण स्क्वायर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो गया और ये हो जाएगा BC। ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये क्या ये आपका, ठीक है ना। ये मान के चलते हैं क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है तो साइड बराबर में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आप बताइए ये मान पता है, ये मान पता, तो आपको कर्ण के मान निकालना तो क्या हो जाएगा? बताइए ये का स्क्वायर प्लस √2a + a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। या आप इसी के मान निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा? √a² प्लस √2a + a का होल स्क्वायर। तो मतलब आपका सबसे बड़ा विकर्ण की लंबाई कितना निकल गया? रूट अंदर कितना हो जाएगा? √a² प्लस √2a + a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग इस रेगुलर ऑक्टागन की सबसे छोटा डायगोनल की लंबाई निकाल ली है -1/√2 बराबर 2a² - 6² उसके आप क्या उस मेथड से क्या कीजिएगा? आप छोटा डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो। फिर मिडिल साइड लेंथ की बात करेंगे, मिडिल साइड डायगोनल की बात करें उससे लंबाई कितना होगा? तो √2a + a हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे सबसे बड़ा डायगोनल की लेंथ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? √a² प्लस √a + a का होल स्क्वायर। मतलब आपके ये डायगोनल निकालने का फॉर्मेट हो गया। सबसे बड़ा विकर्ण की लंबाई निकालने का फॉर्मेट मेरा यही होगा, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास इतना करते हैं कि आप लोग इतना जरूर समझोगे, ठीक है ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। कमेंट आप लोग कीजिएगा तो एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। बस और जुड़े रहिए, ठीक है ना। आज का लेक्चर खेला, लेक्चर 7 फिर इंपॉर्टेंट होने वाला, और जितना भी मेरे लेक्चर है सारा का सारा क्या है? इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग रेगुलर ऑक्टागन की बात किए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, ठीक है ना। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इस कोरोना पीरियड में कैसे हम लोग को अपने आप को एडजस्ट करके चलना है, आप तमाम बातों पे आप लोग गौर कीजिएगा और हमेशा अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, ठीक है ना। बस इसी के साथ अपने वाणी को आज विराम देते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।